धनात्मक सोडियम आयनों के तेजी से अंदर आने के कारण झिल्ली के अंदर का ऋणात्मक आवेश समाप्त होकर धनात्मक हो जाता है और बाहर की सतह ऋणात्मक हो जाती है। आवेश की यह उल्टी स्थिति कहलाती है विध्रुवीकरण। पुनः ध्रुवीकरण, विरामकला विभव, अतिध्रुवीकरण। उत्तर है विध्रुवीकरण। सोडियम आयनों के लिए पारगम्यता बढ़ने और उनके तेजी से कोशिका के अंदर आने का तत्काल परिणाम क्या होता है? पुनः ध्रुवीकरण, अतिध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण, ध्रुवता का विपरीत होना, विरामकला विभव का स्थिर रहना। उत्तर है विध्रुवीकरण, ध्रुवता का विपरीत होना। उद्दीपन स्थल पर झिल्ली के आर पार उत्पन्न हुआ क्षणिक विद्युत विभवांतर कहलाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विरामकला विभव, पुनः ध्रुवीकरण, देहली विभव, क्रियात्मक विभव। उत्तर है क्रियात्मक विभव। क्रियात्मक विभव वास्तव में क्या है? उद्दीपन के स्थल पर झिल्ली के विभवांतर में होने वाला एक तेज और क्षणिक बदलाव, जिसमें झिल्ली की ध्रुवता विपरीत हो जाती है। सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा उत्पन्न विभव, झिल्ली के आर पार आयनों का स्थायी संतुलन, केवल पोटेशियम आयनों का कोशिका से बाहर जाना। उत्तर है उद्दीपन के स्थल पर झिल्ली के विभवांतर में होने वाला एक तेज और क्षणिक बदलाव, जिसमें झिल्ली की ध्रुवता विपरीत हो जाती है। तंत्रिका आवेग का तंत्रिकाक्ष के साथ आगे बढ़ना किस कारण संभव होता है? एक विध्रुवित क्षेत्र और अगले ध्रुवित क्षेत्र के बीच स्थानीय विद्युत धारा प्रवाह से, सोडियम पोटेशियम पंप के लगातार चलने से, केवल पोटेशियम आयनों के बाहर जाने से, माइलिन आवरण के टूटने से। उत्तर है एक विध्रुवित क्षेत्र और अगले ध्रुवित क्षेत्र के बीच स्थानीय विद्युत धारा प्रवाह से। विध्रुवीकरण के तुरंत बाद झिल्ली में कौन सी घटना पुनर्ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू करती है? सोडियम आयनों के लिए पारगम्यता का और अधिक बढ़ना, कोशिका के अंदर कैल्शियम आयनों का प्रवेश, सोडियम आयन पारगम्यता का क्षणिक होना व पोटेशियम आयन के प्रति पारगम्यता का बढ़ना, सोडियम पोटेशियम पंप का रुक जाना। उत्तर है सोडियम आयन पारगम्यता का क्षणिक होना व पोटेशियम आयन के प्रति पारगम्यता का बढ़ना। पुनः ध्रुवीकरण के दौरान मुख्य रूप से किस आयन का कोशिका से बाहर की ओर प्रवाह होता है? सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ऋणावेशित प्रोटीन। उत्तर है पोटेशियम। पोटेशियम आयनों के कोशिका से बाहर जाने का झिल्ली के विभव पर क्या परिणाम होता है? झिल्ली और अधिक विध्रुवित हो जाती है। झिल्ली का विभव क्रियात्मक विभव के शिखर पर पहुंच जाता है। झिल्ली वापस अपनी ध्रुवित अवस्था या विरामकला विभव में लौट आती है। सोडियम पोटेशियम पंप सक्रिय हो जाता है। उत्तर है झिल्ली वापस अपनी ध्रुवित अवस्था या विरामकला विभव में लौट आती है। पुनः ध्रुवीकरण में वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनलों की क्या भूमिका है? वे बंद रहते हैं ताकि पोटेशियम बाहर न जा सके। वे खुलते हैं जिससे पोटेशियम आयन कोशिका से बाहर जा सकें। वे सोडियम आयनों को बाहर पंप करते हैं। वे पोटेशियम आयनों को कोशिका के अंदर लाते हैं। उत्तर है वे खुलते हैं जिससे पोटेशियम आयन कोशिका से बाहर जा सकें। विध्रुवीकरण के चरम पर पहुंचने के बाद सोडियम चैनलों का क्या होता है? वे निष्क्रिय या बंद हो जाते हैं जिससे सोडियम आयनों का अंतर्वाह रुक जाता है। वे पोटेशियम आयनों के लिए खुल जाते हैं। वे और अधिक खुल जाते हैं।
वे टूट जाते हैं। उत्तर है, वे निष्क्रिय या बंद हो जाते हैं, जिससे सोडियम आयन का अंतर्वाह रुक जाता है। एक तंत्रिका आवेग के गुजरने के दौरान झिल्ली विभव में परिवर्तनों का सही क्रम क्या है? विध्रुवीकरण, पुनः ध्रुवीकरण, विरामकला विभव। विरामकला विभव, पुनः ध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण। पुनः ध्रुवीकरण, विरामकला विभव, विध्रुवीकरण। विरामकला विभव, विध्रुवीकरण, पुनः ध्रुवीकरण। उत्तर है, विरामकला विभव, विध्रुवीकरण, पुनः ध्रुवीकरण। विध्रुवीकरण और पुनः ध्रुवीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन से आयनों का प्रवाह क्रमशः जिम्मेदार है? पोटेशियम आयन का अंतर्वाह, सोडियम आयन का बहिर्वाह। सोडियम आयन का अंतर्वाह, पोटेशियम आयन का बहिर्वाह। पोटेशियम आयन का अंतर्वाह, सोडियम आयन का अंतर्वाह। सोडियम आयन का बहिर्वाह, पोटेशियम आयन का अंतर्वाह। उत्तर है, सोडियम आयन का अंतर्वाह, पोटेशियम आयन का बहिर्वाह। वह न्यूनतम विभव परिवर्तन जो एक क्रियात्मक विभव को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, क्या कहलाता है? विरामकला विभव। पुनः ध्रुवीकरण। देहली विभव या थ्रेशोल्ड विभव। अतिध्रुवीकरण। उत्तर है, देहली विभव या थ्रेशोल्ड विभव। तंत्रिका आवेग का संचरण मूल रूप से किस प्रकार की घटना है? केवल एक रासायनिक घटना, केवल एक भौतिक घटना, एक विद्युत रासायनिक घटना, केवल एक ऊष्मीय घटना। उत्तर है, एक विद्युत रासायनिक घटना। पुनः ध्रुवीकरण के बाद तंत्रिकाक्ष झिल्ली के आर पार आयनों के मूल सांद्रता संतुलन को दीर्घकालिक रूप से कौन पुनः स्थापित करता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल, कैल्शियम आयन चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप। उत्तर है, सोडियम पोटेशियम पंप। उस अवस्था को क्या कहते हैं जब पोटेशियम आयन चैनलों के धीमे बंद होने के कारण झिल्ली का विभव विरामकला विभव से भी अधिक ऋणात्मक हो जाता है? विध्रुवीकरण, क्रियात्मक विभव, देहली विभव, अतिध्रुवीकरण। उत्तर है, अतिध्रुवीकरण। तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? तंतु हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। तंतु केवल एक ही आवेग संचारित कर सकते हैं। पुनः ध्रुवीकरण के बाद तंतु फिर से अगले उद्दीपन को ग्रहण करने और आवेग उत्पन्न करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। तंतु का व्यास बढ़ जाता है। उत्तर है, पुनः ध्रुवीकरण के बाद तंतु फिर से अगले उद्दीपन को ग्रहण करने और आवेग उत्पन्न करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। वह छोटी अवधि क्या कहलाती है जिसके दौरान एक न्यूरॉन एक आवेग उत्पन्न करने के तुरंत बाद दूसरा आवेग उत्पन्न नहीं कर सकता, चाहे उद्दीपन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो? सिनेप्टिक विलंब, निरपेक्ष रिफ्रैक्टरी अवधि, सापेक्ष रिफ्रैक्टरी अवधि, विरामकला विभव। उत्तर है, निरपेक्ष रिफ्रैक्टरी अवधि। माइलिन आवरण की उपस्थिति तंत्रिका आवेग संचरण की गति को कैसे प्रभावित करती है? गति को कम करती है। गति पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। गति को अत्यधिक बढ़ा देती है। केवल आवेग की दिशा बदलती है। उत्तर है, गति को अत्यधिक बढ़ा देती है। सामान्यतः तंत्रिकाक्ष का व्यास आवेग संचरण की गति को कैसे प्रभावित करता है? व्यास जितना अधिक होगा, गति उतनी ही तेज होगी। व्यास जितना कम होगा, गति उतनी ही तेज होगी। व्यास का गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल माइलिनेटेड एक्सॉन में
व्यास गति को प्रभावित करता है? उत्तर है, व्यास जितना अधिक होगा, गति उतनी ही तेज होगी। विध्रुवीकरण के दौरान झिल्ली के विभव में तेजी से परिवर्तन के लिए कौन से आयन चैनल मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, क्लोराइड चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप। उत्तर है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। पुनः ध्रुवीकरण के दौरान झिल्ली विभव को वापस ऋणात्मक बनाने के लिए कौन से आयन चैनल मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, लिगैंड गेटेड चैनल। उत्तर है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। तंत्रिकाक्ष झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केवल सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा, कोशिका के केंद्रक द्वारा, विभिन्न प्रकार के आयन पथों द्वारा, केवल माइलिन आवरण द्वारा। उत्तर है, विभिन्न प्रकार के आयन पथों द्वारा। क्रियात्मक विभव के आरोही चरण के दौरान झिल्ली के अंदर कौन सी घटना प्रमुख होती है? पोटेशियम आयन का बहिर्वाह, सोडियम आयन का अंतर्वाह, क्लोराइड आयन का अंतर्वाह, सोडियम पोटेशियम आयन पंप की क्रिया। उत्तर है, सोडियम आयन का अंतर्वाह। क्रियात्मक विभव के अवरोही चरण या पुनः ध्रुवीकरण के दौरान झिल्ली के पार कौन सी घटना प्रमुख होती है? सोडियम आयन का अंतर्वाह, पोटेशियम आयन का बहिर्वाह, सोडियम पोटेशियम आयन पंप द्वारा आयनों का परिवहन, कैल्शियम आयन का अंतर्वाह। उत्तर है, पोटेशियम आयन का बहिर्वाह। क्या क्रियात्मक विभव का आयाम तंत्रिकाक्ष के साथ संचरण के दौरान बदलता है? हाँ, यह दूरी के साथ घटता जाता है। हाँ, यह दूरी के साथ बढ़ता जाता है। यह केवल आच्छादित तंत्रिकाक्ष में बदलता है। नहीं, यह ऑल और नन नियम का पालन करते हुए स्थिर रहता है। उत्तर है, नहीं, यह ऑल और नन नियम का पालन करते हुए स्थिर रहता है। रिफ्रैक्टरी अवधि के कारण तंत्रिका आवेग का संचरण सामान्यतः किस दिशा में होता है? दोनों दिशाओं में। केवल डेंड्राइट पर, किसी भी दिशा में नहीं, केवल एक दिशा में। उत्तर है, केवल एक दिशा में। सोडियम पोटेशियम पंप को इलेक्ट्रोजेनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह असमान संख्या में धनात्मक आवेशों का परिवहन करता है, जिससे विभव अंतर में योगदान होता है। क्योंकि यह केवल एक प्रकार के आयन का परिवहन करता है। क्योंकि यह बराबर संख्या में धनात्मक आवेशों का आदान प्रदान करता है। क्योंकि यह विद्युत उत्पन्न नहीं करता है। उत्तर है, क्योंकि यह असमान संख्या में धनात्मक आवेशों का परिवहन करता है, जिससे विभव अंतर में योगदान होता है। यदि किसी न्यूरॉन के सोडियम पोटेशियम पंप को अवरुद्ध कर दिया जाए, तो दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा? क्रियात्मक विभव उत्पन्न नहीं होगा। विरामकला विभव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आवेग संचरण रुक जाएगा। केवल पुनः ध्रुवीकरण प्रभावित होगा। आवेग संचरण की गति बढ़ जाएगी। उत्तर है, विरामकला विभव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आवेग संचरण रुक जाएगा। तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति और संचरण की पूरी प्रक्रिया का समग्र उद्देश्य क्या है? शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करना, न्यूरॉन्स के बीच या न्यूरॉन और प्रभावक अंग के बीच सूचना का तीव्र गति से संचार करना, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना, मांसपेशियों को शिथिल करना। उत्तर है,
न्यूरॉन्स के बीच या न्यूरॉन और प्रभावक अंग के बीच सूचना का तीव्र गति से संचार करना।